सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः परीक्षा की तैयारी की शुभकामनाएं। मुझे पता है आप सब तैयार होंगे। आपके सामने वापिस वही टेस्ट वाली सीरीज जो कि प्रश्न पिछली क्लास में हमने 21 प्रश्न किए थे। अब फटाफट आपने जो पढ़ रखा है उसका रिवाइज करो। प्रश्न अगला, अढ़ाई दिन का चोपड़ा अवस्थित है। ऑप्शन 4 अजमेर, डूंगरपुर, झालावाड़, झालरापाटन। झालरापाटन जगह पड़ती है हमारे झालावाड़ में, और एक ऑप्शन और दे दिया झालावाड़। अढ़ाई दिन का चोपड़ा पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा था, सीधा सा उत्तर बताना है। अजमेर में किसने बताया बनाया था अढ़ाई दिन का चोपड़ा? अढ़ाई दिन का चोपड़ा विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं बनाया। अढ़ाई दिन का चोपड़ा बनाने वाला व्यक्ति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या तोड़ी थी उसने? संस्कृत पाठशाला तोड़ी थी। संस्कृत पाठशाला का नाम क्या था? संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती पाठशाला, सरस्वती कंठाभरण पूरा नाम था। वो सरस्वती पाठशाला बनाई किसने थी? गिरिराज चतुर्थ ने बनाई थी। हमको क्या पूछा है? अढ़ाई दिन का चोपड़ा अजमेर में। हो सकता है पूछ ले किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का चोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान में जो अढ़ाई दिन का चोपड़ा है उसको किस नाम से जानते थे? सरस्वती पाठशाला, सरस्वती विश्वविद्यालय, सरस्वती मंदिर, सरस्वती आश्रम। सब में सरस्वती शब्द आ रहा है। सरस्वती पाठशाला का नाम सरस्वती कंठाभरण था। या भी सरस्वती स्कूल बोलो, सरस्वती विद्यालय बोलो। हमने पढ़ा है कि विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला खोली थी। इसका मतलब पाठशाला थी, पाठशाला थी। नाम क्या था उसका? तो सरस्वती कंठाभरण। प्रश्न पूछा है अढ़ाई दिन का चोपड़ा पहले किस नाम से जाना जाता था? तो मंदिर नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, आश्रम नहीं, वो तो स्कूल थी बच्चों के लिए। सरस्वती पाठशाला आंसर सही है। गिरिराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान ने बनाई थी। अगला प्रश्न, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। सन्नी पूछा है विद्यार्थियों, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया तो हमको पहला युद्ध भी याद आ जाए। पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 में, दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 में। तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज थर्ड, और इधर कौन था? मोहम्मद गोरी। तराइन का दूसरा युद्ध भी लड़ा गया था पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी। 1191 में लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जीता था। 1192 में लड़ा गया जिसमें मोहम्मद गोरी जीता था। तराइन के दो युद्ध लड़े गए थे। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा था। तराइन का मैदान हरियाणा में पड़ता है। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज जीत जाता है, लेकिन पृथ्वीराज की जो युद्ध नीति थी वो अस्पष्ट युद्ध नीति थी, कुशल युद्ध नीति नहीं थी कि पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को बंदी नहीं बनाता है, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को जिंदा जाने देता है। पृथ्वीराज इधर से कहते हैं कि रंगरेलियां मनाने लगा। पृथ्वीराज जीत की खुशी में पागल सा। जब तक राजा को अपन हरा लेते हैं और हरा करके बंदी नहीं बनाए, हो सकता है कि वही व्यक्ति हमारे लिए घातक सिद्ध हो। घर में अगर कोई जहरीला सांप आ जाए और अगर उसको हम पकड़ करके अगर मान लो उसको सही ठिकाने नहीं लगाएं, तो हो सकता है कि वो हमारे लिए घातक सिद्ध। घर में ही घर में रखा जाए या तो उसको दूर तक छोड़ा जाए ताकि वापस नहीं आ सके। वैसी की वैसी कंडीशन इस पृथ्वीराज तृतीय ने की थी। और पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी से पहले युद्ध में जीतने के बाद दूसरे युद्ध में हार गया। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया अकबर हेमू, सांगा बाबर, अमीर अलाउद्दीन, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। हमारा आंसर होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। हम पढ़ेंगे राणा सांगा बाबर भी आएगा मेवाड़ के इतिहास में। सांगा और बाबर के बीच में भी दो युद्ध लड़े जाएंगे। तो पहले युद्ध में सांगा जीतते हैं, दूसरे युद्ध में बाबर जीते। अमीर और अलाउद्दीन खिलजी चौहानों के इतिहास में आएगा, रणथंभौर का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखो, सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1192 में किसने पराजित किया? लेकिन 1192 में वो खुद हार गया। पिछले प्रश्न में आंसर देखा था, पृथ्वीराज थर्ड था, राजराज फर्स्ट था, राजेंद्र फर्स्ट था, रामन राजा सेकंड था। हो सकता है इसी ऑप्शन को कभी परीक्षा में ऐसे कर दे, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड, तो फिर हमको उत्तर तो आ रहा है पृथ्वीराज, लेकिन आगे ये भी याद रखना पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। अगर एक और ऑप्शन बना दे कभी पृथ्वीराज सेकंड, तो ऐसे नहीं जल्दबाजी में सेकंड कर दो। वो पृथ्वीराज थर्ड था, अजमेर का चौहान शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में दो युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। संख्या पूछी है 2 4 3, 4 3 2 1। हमको आंसर सीधा सा देना है। आप अपनी तैयारी का आकलन करें, आपको सीधा सा आंसर देना है। कितने युद्ध लड़े गए? तो दो युद्ध लड़े गए।
अगला प्रश्न, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1001, 1191, 1192, 1206। हमने दोनों युद्ध पढ़े हैं। 1191 में जो लड़ा गया इसमें मोहम्मद गोरी हारा, आपने पढ़ा। 1192 में पृथ्वीराज चौहान हारा। आपको क्या पूछा गया है? प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191। प्रश्न का आंसर 1191। अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, किला राय पिथौरा, गागरोन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात अगर करते हैं, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर, मां का नाम था कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज की मां का नाम था कर्पूरी देवी। कहते हैं कि सोमेश्वर किसी युद्ध में लड़ते मारे गए थे। तो पृथ्वीराज 11 साल की उम्र में राजा बना था। पृथ्वीराज जब उम्र थी उसकी 11 साल, 1177 में अजमेर में राजा बनता है। 1166 में पृथ्वीराज का जन्म होता है। 1177 में अजमेर की गद्दी पर बैठ गया और 77 से 1192 तक अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान रहता है। और 1192 में तराइन के दुश्मन में हारने के बाद अजमेर का पृथ्वीराज चौहान अस्तित्व, उसका लास्ट अजमेर का अंतिम राजा चौहानों में पृथ्वीराज 1177 से 1192। 1177 में जब राजा बनता है, 11 साल का था, तो राजकाज सब कर्पूरी देवी ने संभाला। संरक्षित का देख रेख किसने की थी? कर्पूरी देवी ने। लेकिन पृथ्वीराज चौहान शक्तिशाली राजा था। इसने लड़े। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी जैसे को भी हरा दिया तराइन के पहले युद्ध में। तो पृथ्वीराज चौहान की एक उपाधि है राय पिथौरा। कभी परीक्षा में पूछे किसी एग्जाम में, किस चौहान शासक को राय पिथौरा कहते हैं? राय पिथौरा कहते हैं मैं कोई अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय को। और क्यों राय पिथौरा कहते हैं? राय पिथौरा का मतलब है युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाला। ऐसा राजा जो युद्ध में कभी पीठ ना दिखाता था। राय पिथौरा के नाम से इसी आदमी को जानते हैं। प्रश्न आ गया भाई, कुंभलगढ़ का किला क्या चौहान ने बनाया? क्या कुंभलगढ़ का किला कुंभा ने बनाया? रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला के संबंध पृथ्वीराज से था ही नहीं। पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं, अजमेर से था। घाघरोन, घाघरोन झालावाड़ में पड़ता है। तो किला राय पिथौरा, अगर हमको इसकी उपाधि भी याद है राय पिथौरा, तो राय पिथौरा का किला किसने बनाया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की एक उपाधि और थी, दल पुंगल। दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। मोहम्मद गौरी जैसे को भी हराया है। दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को मिली? कभी पूछे। विश्व विजेता किसको कहा गया चौहानों में? तो पृथ्वीराज तृतीय। इस प्रश्न का आंसर होगा राय पिथौरा किला किसने बनाया? वही व्यक्ति जिसको राय पिथौरा की उपाधि मिली थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राय पिथौरा का किला बनाया। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट दरबारी कवि, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हमको याद होना चाहिए। एक था नागेश्वर, नागेश्वर। एक था जनार्दन। एक था चंद्रबरदई। और एक था जयानक। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में 4 महत्वपूर्ण कवि थे, नागेश्वर, जनार्दन, चंद्रबरदई और जयानक। चंद्रबरदई के बारे में कहते हैं कि ये भट्ट ब्राह्मण था। इसका वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी। चंद्रबरदई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार का कवि था, इसका वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी। और चंद्रबरदई और मोहम्मद ये क्या चंद्रबरदई और पृथ्वीराज चौहान अपने आप में मित्र भी थे, दोस्त भी थे। ये उसी के दरबार का कवि था। चंद्रबरदई ने एक ग्रंथ लिखा, कभी आएगा परीक्षा में, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा? इसी चंद्रबरदई ने लिखा। और ये पूरा नहीं लिख पाया, इसका जो कुछ भाग शेष रह गया था। जब पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखने वाला चंद्रबरदई मर जाता है, इसी ग्रंथ का जो अधूरा भाग था, इसी के पुत्र का नाम था जलहण ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा चंद्रबरदई ने लिखा, लेकिन उसका अधूरा भाग किसने पूरा किया? जलहण ने पूरा किया। भयानक भी बहुत अच्छा कवि था, ये भी पृथ्वीराज के दरबार का कवि था। और इसका एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसने लिखा? तो हमको कभी उत्तर पूछे, हमको उत्तर देना है जयानक। कभी पूछा है पृथ्वीराज चौहान के दरबार का कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, चंद्रबरदई, हरिहर। सीधा सा आंसर है, चारों में से 4 कवि मेन थे।
चारों में से नाम किसका आया? चंद्रबरदई का। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था चंद्रबरदई। चंद्रबरदई के ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो। के अधूरे भाग को किसने पूरा किया? जलहण ने। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसने लिखा? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखने वाला कौन था? तो जयानक। जयानक किसके दरबार का कवि था? वो भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार का कवि था। जयानक ने जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा उसमें कश्मीर का भी वर्णन आता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, निम्न में से किस ग्रंथ में कश्मीर का भी उल्लेख है? जयानक का पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है। अगला प्रश्न, कदमदास या केम्बवास, कहीं कहीं इसको बोलते केमास, किस राजा के दरबार के समय या किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? कदमदास। मैं आपको बताऊं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार का एक मंत्री था जिसका नाम था केमास, तो कदमदास भी बोलते हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबार का एक सेनापति था जिसका नाम था भुवनमल। तो पृथ्वीराज के दरबार का सेनापति पूछे भुवनमल, पृथ्वीराज के दरबार का मंत्री पूछे केमास। पृथ्वीराज का एक घोड़ा था जिसका नाम था नाट्यरंबा। नाट्यरंबा पृथ्वीराज का घोड़ा था। पृथ्वीराज की पत्नी पूछे संयोगिता। संयोगिता जिसको स्वयंवर से उठा के लाया था। जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल की पुत्री का नाम था संयोगिता। पृथ्वीराज की एक और पत्नी थी अच्छिनी कुमारी। कभी भी कोई भी प्रश्न पूछे सीधा सा उत्तर आना चाहिए। केमास या कदमदास किस राजा के मंत्री थे? उत्तर है सीधा सा मालदेव। मालदेव तो जोधपुर का राजा है। जयमल मेवाड़ से संबंध, कुमारपाल नहीं, पृथ्वीराज थर्ड। उत्तर है पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज के सेनापति का क्या नाम था? भुवनमल। अगला प्रश्न, आप अपने तैयारी की आकलन इन प्रश्नों के माध्यम से जो भी टॉपिक वाइज प्रश्न है आप कर सकते हो। अगर आपको लगभग 70% से अधिक प्रश्न आ रहे हैं, जितने मैं प्रश्न कर रहा हूँ, अगर 70 से ज़्यादा अगर आपको आंसर आते हैं, इसका मतलब आप सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हो। 70% से कम आंसर दे पा रहे हो, इसका मतलब आपने टॉपिक पूरा पढ़ा नहीं है। आप अपने टॉपिक को पढ़ लें और उसके बाद आंसर दें, या फिर एक बार वीडियो देख करके आपको कितने आंसर आ रहे हैं फिर दूसरी बार वापस देने, एक बार वापस देख सकते हैं, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हमको इन प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से कंठस्थ हो गया है। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? मैंने अभी बताया कि पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की माता भी थी और संरक्षिका भी थी। ताकि मृत्यु हो जाती है, 11 साल में राजा बनता है। राजकाज की जिम्मेदारी, पृथ्वीराज तो छोटा लड़का था, किसने संभाली? मेन कर्पूरी देवी। किस चौहान राजा की माता थी कर्पूरी देवी? ऑप्शन में महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा हमीर सब आ गए, पर हमने पढ़ रखा है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला प्रश्न, रणथंबोर के शासक हम्मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ पहली बार मुठभेड़ हुई थी? रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना हुई थी 1194 में। रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला था हम्मीर देव चौहान नहीं था। रणथंबोर में गोविंद राज ने स्थापना की थी। रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद राज ने की थी। कौन से सन में की थी? 1194 में। गोविंद राज कौन था? ये पृथ्वीराज चौहान का ही बेटा था। गोविंद राज ने 1194 में रणथंबोर की स्थापना की, लेकिन रणथंबोर का सबसे शक्तिशाली राजा था हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान रणथंबोर का सबसे शक्तिशाली था, बड़ा जिद्दी राजा था, हठी राजा था। एक बार प्रश्न आया, राजस्थान में किस चौहान शासक को जिद्दी या हठी शासक के नाम से जाना जाता है? सरदार हम्मीर देव चौहान। के लिए कहावत है कि तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार, और इसको अगर पूरा पढ़ते हैं, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, और तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह गमन, शेर का जाना। शेर जिस रास्ते से एक बार चला जाता है दूसरी बार उस रास्ते की तरफ वापस नहीं आता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस होता है मैं जिस रास्ते पर गया हूँ मुझे शिकार नहीं मिला, इसका मतलब शिकार उधर है ही नहीं। कदली फले, केले का फल भी एक बार ही आता है। सिंह गमन, सत्पुरुष वचन, सच्चे पुरुषों का वचन, सच्चे पुरुषों के मुंह से निकली हुई वाणी कभी झूठी साबित नहीं होती और वो अपनी वाणी को वापस लेते भी नहीं है। कहते थूक कर चाटना, सच्चे जो पुरुष होते हैं वो अपनी वाणी को नहीं बदलते, थूक कर नहीं चाटते। केले का फल भी एक ही बार आता है। उसी तरह से तिरिया तेल, शादी का तेल जीवन में एक ही बार चढ़ता है। उसी तरह से हम्मीर की हट भी दूजी बार नहीं होती है। सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, क्या तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। कौन से राजा के लिए कहावत है?
रणथंभौर का राजा हम्मीरदेव चौहान बड़ा जिद्दी था, हठी था, और रणथंभौर का राजा जिद्दी था तो आप इस बात को भी समझें कि शरणार्थी राजा भी था। ये राजा इतना अच्छा राजा था, मुसीबत में अगर किसी के भी समस्या आती तो मुसीबत में ये राजा को भी शरण देता था। हम्मीरदेव को शरणार्थी राजा भी कहते हैं, शरणार्थी शासक था। कहते हैं कि लगातार 16 युद्धों का विजेता बोलते हैं हम्मीरदेव चौहान को। हम्मीरदेव चौहान बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। हम्मीरदेव चौहान के प्रश्न रणथंभौर से आते रहते हैं। मैं बताऊं, दिल्ली का जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसी अलाउद्दीन खिलजी के एक और यूं मान लो चाचा बोलो या फिर दामाद बोलो, मुस्लिमों में ये परंपरा है कि चाचा की लड़के से भी या चाचा की लड़की से भी रिश्ता हो सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के एक चाचा जी थे या दामाद, सॉरी दामाद क्या बोलते हैं उनको, ससुर जी, ससुर जी थे, जिसका नाम था जेके, जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर 2 बार आक्रमण किया था, 1290-91 में। दोनों बार आक्रमण किया लेकिन जलाउद्दीन खिलजी दोनों बार असफल हो जाता है। जलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के राजा को हरा नहीं पाता है। हम्मीरदेव चौहान उस समय राजा था। जलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया लेकिन जैसे ही असफल होता है, जलाउद्दीन खिलजी एक लाइन बोलता है, मैं रणथंभौर जैसे 10 किलो को भी मुसलमानों के 2 बाल के बराबर भी नहीं मानता। रणथंभौर जैसे 10 किलो को मुसलमानों के 2 बाल के बराबर भी नहीं मानता। ये कथन किसका है? जलाउद्दीन खिलजी का। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है कि काका जी, जलाउद्दीन खिलजी, आपने 2 बार आक्रमण किया रणथंभौर के ऊपर लेकिन उसको हरा नहीं पाए, इसको आपको हराना चाहिए था। फिर भी आप ऐसी बातें करते हो कि मैं रणथंभौर के 10 किलो को भी मुसलमानों के 2 बाल के बराबर भी नहीं मानता। ये बात मुझे शोभा नहीं देती है। इसलिए जलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, जलाउद्दीन खिलजी आप इस गद्दी से हटो। और कहते हैं कि एक की हत्या करके एक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर के ऊपर। रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने का मेन कारण क्या था? अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। एक कारण तो ये अलाउद्दीन अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। दूसरा कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण क्यों किया? अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, ये कारण तो था। अलाउद्दीन ने हम्मीरदेव चौहान से टैक्स मांगा, कर मांगा, और अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही कर मांगा, हम्मीरदेव चौहान ने उसको टैक्स देने से मना कर दिया। 2 कारण ये हो गए। तीसरा कारण, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक उसका सेनापति था जिसका नाम था मंगोल का महमूद शाह। जेके के दरबार में एक महमूद शाह नाम का एक व्यक्ति था। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना बेगम। अलाउद्दीन खिलजी के बेगम का क्या नाम था? चिमना बेगम। कहते हैं कि चिमना बेगम ने एक दिन प्रपोज किया महमूद शाह को, हे महमूद शाह, मैं तेरे से फ्रेंडशिप। महमूद शाह को लगा यार ये चिमना बेगम मेरे को कहीं फंसाएगी, राजा की पत्नी है, राजा की बेगम है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसके प्रपोज को, इसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि कल के बाद अगर पता चलेगा अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी मेरे को या तो मौत के घाट उतारेगा या फिर कहेंगे इसको अच्छा नहीं लगेगा। मैं जिस थाली में खाता हूँ उस थाली में छेद नहीं कर सकता। ने मना किया, चिमना बेगम मैं आपकी इस बात को स्वीकार नहीं करता। चिमना बेगम ने कहा ठीक है, स्वीकार नहीं करते हो तो तैयार हो जाओ अगले संघर्ष के लिए। और चिमना बेगम सीधी अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है और अलाउद्दीन खिलजी कहती है, हे अलाउद्दीन खिलजी, आजकल महमूद शाह मुझे बुरी नज़र से देखता है। अलाउद्दीन खिलजी को तुरंत गुस्सा आता है और महमूद शाह को बुलाता है। और महमूद शाह, ये जो मंगोल का था, महमूद शाह को जैसे बुलाया जाता है, महमूद शाह वहाँ से निकाल दिया जाता है। और महमूद शाह को चेतावनी दी जाती है, महमूद शाह तेरी नज़र बुरी है, तू ऐसे बुरे काम करता है मेरे यहाँ पर रहकर, इससे मेरी नज़रों के सामने से निकल जा, ठीक मत। और बुरी तरह से बेइज्जत करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार से निकाल दिया। और एक घोषणा और की, मेरे मंगोल के विद्रोही महमूद शाह को अगर किसी ने दरबार में अपनी जगह शरण दे दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। महमूद शाह जंगल जंगल भटकता है, कोई इसको शरण नहीं देता है, खाने पीने से परेशान है आदमी। और सुना है इसने रणथंभौर का एक राजा है हम्मीरदेव जो शरणार्थी शासक है, वो मुझे शरण दे सकता है। रणथंभौर के राजा हम्मीरदेव चौहान के पास महमूद शाह आता है और महमूद शाह कहता है, मुझे रणथंभौर के राजा हम्मीरदेव शरण दो, मैं बड़ा परेशान हूँ, ये बातें हैं, मेरे को ऐसे फंसाया गया है। और हम्मीरदेव चौहान महमूद शाह को शरण देता है। जैसे महमूद शाह को शरण दी जाती है, अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है और अलाउद्दीन खिलजी कहता है रणथंभौर के राजा को, मेरे महमूद शाह मेरे दुश्मन को मुझे लौटा दे, मेरे दुश्मन को मुझे लौटा, लेकिन
हमीर देव चौहान ने कहा, "किरिया तेल हमीर हर चढ़ेन दूजी बार।" मैंने अगर किसी व्यक्ति को प्रॉमिस किया है शरण देने का, मैं कभी अपनी बात से बदलूंगा नहीं, जो करना हो जो कर लो। और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोह को हमीर देव ने शरण दी और उसको लौटाने से मना कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। और पहली बार अगर आक्रमण आया था 1299 में, 2 सेनापति भेजे थे अलाउद्दीन खिलजी ने। रणथंभौर के ऊपर 2 सेनापति आए थे, उल्गू खान, नुसरत खान, या उलूग खान, नुसरत खान। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए कौन से सन में 2 सेनापति भेजे थे? 1299 में, उल्गू खान, नुसरत खान। इधर से हमीर देव चौहान के भी 2 सेनापति थे। हमीर देव के 2 सेनापति थे, जिसका नाम था भीम सिंह, धर्म सिंह। युद्ध हुआ पहली बार में, जब 2 सेनापति भेजे, दोनों के बीच भी युद्ध हुआ। इधर से नुसरत खान मारा गया, इधर से भीम सिंह मारा गया। एक तरफ से भीम सिंह मरा, एक तरफ से नुसरत खान मरा, कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः आक्रमण किया और 1301 वाला आक्रमण सबसे सफल आक्रमण रहा। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे आक्रमण किया, रणथंभौर का जो किला था बड़ा मजबूत किला है। रणथंभौर का किला राजस्थान के एरन दुर्ग में आता है। एरन दुर्ग का मतलब ऐसा किला जो वन और पर्वतों में, वनों में और पहाड़ी क्षेत्र में है। एकमात्र किला एरन में, दूर से शत्रु सेना को दिखता नहीं है। अबुल फजल ने रणथंभौर के किले के बारे में एक लाइन बोली है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं पर यह बख्तर बंद है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, किस किले के बारे में कहते हैं अन्य सब नंगे पर यह बख्तर बंद है? रणथंभौर के किले के बारे में। रणथंभौर के ऊपर 1301 में आक्रमण करता है। हमीर देव चौहान के 2 सेनापति थे, रणमल, रतिपाल। रणमल, रतिपाल पता नहीं किसी कारण से लालच में आ जाते हैं और ये विश्वासघात करते हैं हमीर देव के साथ। अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग में जाने का गुप्त मार्ग बता देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी गुप्त मार्ग से रणथंभौर के किले में चला जाता है। हमीर देव चौहान लड़ता मारा जाता है। 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। और कहते हैं कि हमीर देव चौहान लड़ता जैसे ही मारा गया, हमीर देव चौहान की एक पत्नी थी रंगदेवी, और रंगदेवी ने जौहर कर दिया। और रंगदेवी जल में कूद कर मरी थी, जल जौहर किया था। जौहर का मतलब होता है रानियों द्वारा आग या पानी में कूद कर मरना, जौहर। और राजा केसरिया करता था, राजा द्वारा युद्ध में लड़ता मारा जाना, केसरिया। और राजा भी मरे, रानी भी मरे, उसको हम बोलते हैं साका। राजस्थान का पहला साका 1301 में रणथंभौर के किले में हुआ। राजस्थान का पहला जौहर रणथंभौर के किले में हुआ। किस रानी ने किया था? रंगदेवी ने। किसने धोखा दिया था? रणमल, रतिपाल ने। किसके सेनापति थे? हमीर देव चौहान के। चलो अब इस प्रश्न को करते हैं, कुछ जानकारी आपने प्राप्त कर ली। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ पहली बार लड़ाई? पहली बार 2 सेनापति भेजे थे। हमारे ये आंसर तो होगा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें 92-90 से कोई मतलब नहीं, कंफ्यूजन यहीं पे हो सकता है। और अलाउद्दीन खिलजी पहली बार कब आया? 1301 की बात नहीं है, प्रथम बार 1299 में आया था, 2 सेनापति भेजे थे। उत्तर होगा 1299। अगला प्रश्न, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाही के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाहिन दुर्ग के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? जलालुद्दीन खिलजी 2 बार हारा था। किस राजा के सेनापति ने हराया है? किस राजा ने हराया? जलालुद्दीन खिलजी 2 ही बार हारा। और किससे हारा? तो हमीर देव चौहान से हारा। आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बार रणथंभौर के ऊपर आक्रमण कौन से खिलजी सुल्तान ने किया? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन, मुबारक। 1290-91 में आया जलालुद्दीन, 1299 और 1301 में आया अलाउद्दीन। तो हम इन दोनों में से देखें, पहली बार किसने आक्रमण किया था? उत्तर आएगा जलालुद्दीन। मुझे विश्वास है आप अपने प्रश्नों का आकलन करते होंगे, आपको जब प्रश्नों के उत्तर आते होंगे बहुत अच्छा भी लगता होगा। मेरा उद्देश्य अभी पीएचटीसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को करवाना है। बहुत ही जल्दी हम राजस्थान के टॉपिक वाइज है, बहुत से ऐसे वीडियो आपके डालेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले, सभी विद्यार्थियों को फायदा मिले। पर अभी हम आपको खाली प्रश्न करवा रहे हैं। प्रश्नों पर वैसे ध्यान दे करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर आए। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और भी कोई कमी पेशी हो तो हम उसको सुधार करेंगे। अगला प्रश्न, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 में किस किस के मध्य लड़ा गया? 1301 में रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने कौन आया? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज, अलाउद्दीन खिलजी, हमीर देव, अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह, बाबर, राणा सांगा। इसका सा आंसर है अलाउद्दीन खिलजी की सेना किससे लड़ी थी रणथंभौर में? हमीर देव से 1301 में। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी सेना और दुर्ग और उसको लौटाने से
कारण अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण किया 1299। मीर अलबंदे खान, मीर महमूद शाह। और आंसर है मीर महमूद शाह जो मंगोल का सेना। और इस महमूद शाह के साथ में एक व्यक्ति और था केहब्रू, कि नाम आ जाए महमूद शाह के, मंगोल के सेनापति थे, मंगोल के विद्रोही थे। अमीर देव ने इनको शरण दी और अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन, और कहते हैं कि युद्ध भूमि में राष्ट्र में मिलता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है महमूद शाह बता क्या किया जाए, तुझे मार दें या को पता था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन फिर भी महमूद शाह अलाउद्दीन खिलजी मुझे पता है मार दे तो मुझे मार दे। अलाउद्दीन खिलजी कहा अरे महमूद शाह तुझे कौन मारता, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तू क्या करेगा, अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया जाए महमूद शाह था मेरे कारण ही लड़ी हुई होती है। और महमूद शाह ने कहा अगर तुम छोड़ देगा अलाउद्दीन मैं तेरी हत्या करूंगा, तेरी हत्या करके तेरी बेगम को अपनी बेगम। अलाउद्दीन खिलजी आया, महमूद शाह भी यही चाहता था मार फटाफट मार, अब मारना ही है तो तड़पा तड़पा के क्यों मारता है। और फटाफट तुरंत महमूद शाह ने जैसे अलाउद्दीन खिलजी को हाथी के पैरों से कुचलवा देता है, और वही महमूद शाह था। का आंसर होगा महमूद शाह मंगोल का विद्रोही। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया। देखो पहली बार आक्रमण किया तो 1299, लेकिन अधिकार कब हो गया था 1301, 1303, 1308, 1311। तो हमने पढ़ा है 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर के ऊपर किसका अधिकार हो गया था, अलाउद्दीन। हम पढ़ेंगे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था चित्तौड़ पर। हम पढ़ेंगे 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ था काणा दुर्ग पर। और 1311 में अलाउद्दीन खिलजी अधिकार कर देता है जालौर। लगातार अधिकार होता गया अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान में रणथंभौर के ऊपर अधिकार कब हुआ, 1303। कहा आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रश्न हो सकता है मेरी भी लगे, जरूरी भी है। अगला प्रश्न लिखो, अलाउद्दीन के आक्रमण के राजा कौन था। अलाउद्दीन ने रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया, उस समय राजा कौन था। रणथंभौर की स्थापना भले गोविंद राज ने की, लेकिन रणथंभौर में युद्ध लड़ा था अलाउद्दीन अलाउद्दीन से अमीर देव। इससे कंफ्यूज मत होना, रतिपाल, रतिपाल राजा नहीं था, रणमल और रतिपाल तो सेना। क्या होगा, राजा पूछा है कौन था, अमीर देव चौहान। कभी प्रश्न पूछे कि देव चौहान के बारे में जानकारी कौन से ग्रंथ में, अमीर देव चौहान के बारे में जानकारी एक तो है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य जो ग्रंथ है वो हम्मीर देव चौहान के बारे में लिखा गया है। रणथंभौर के राजा हम्मीर देव चौहान के बारे में जानकारी, का लेखक कौन है, नयन चंद्र सूरी। हम्मीर महाकाव्य ग्रंथ किसने लिखा, कभी पूछा आपको, नयन चंद्र सूरी। हम्मीर देव चौहान के बारे में एक और ग्रंथ है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो ग्रंथ का लेखक कौन है, दो लेखक है, जोधराज भी है और एक हम्मीर रासो सारंगधर ने भी लिखा है। दोनों उत्तर सही है। हम्मीर रासो ग्रंथ किसने लिखा, सारंगधर ने। हम्मीर रासो किसने लिखा, जोधराज ने। दोनों। फिर महाकाव्य किसने लिखा, नयन चंद्र सूरी। एक और ग्रंथ है हम्मीर हट, बड़ा जिद्दी राजा इसके लिए लेखक था जिसका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने कौन सा ग्रंथ लिखा, हट। इन तीनों ग्रंथों में हम्मीर देव चौहान के बारे में जानकारी है। हम कभी पढ़ेंगे हम्मीर महाकाव्य की तरह अगर एक ग्रंथ आ जाए हम्मीर मठमर्दन किस, हम्मीर मठमर्दन जो ग्रंथ है मठमर्दन हम्मीर देव चौहान के बारे में नहीं है। ये प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रंथ में हम्मीर देव चौहान की जानकारी नहीं मिलती है। और आगे हम्मीर मठमर्दन, तो हम्मीर मठमर्दन ग्रंथ के बारे में हम पढ़ेंगे। लेखक है जय सिंह सूरी। और ये हम्मीर मठमर्दन ग्रंथ जो है वो जय सिंह सूरी ने लिखा है। और हम्मीर मठमर्दन ग्रंथ में मेवाड़ के हम्मीर देव सीता की जानकारी मिलती है। और हम्मीर मठमर्दन मेवाड़ के जो थे हम्मीर देव सिसोदिया जानकारी मिलती है। लेकिन प्रश्न ये भी पूछा जाए कि हम्मीर मठमर्दन में हम्मीर किसको बोला गया है, हम्मीर मठमर्दन में हम्मीर कौन था, मठमर्दन में हम्मीर कौन था, तो ये भी प्रश्न याद रखना। हम्मीर मठमर्दन का लेखक कौन है, जय सिंह। अगला क्वेश्चन, हम्मीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी के कारण रणथंभौर का पतन त्वरित हो गया था। रणथंभौर के राजा के साथ में गद्दारी किसने की?
जाने का रास्ता बताया। रणवीर, रिपुदमन नहीं, महेंद्रपाल, विग्रहपाल, मानवेंद्र, महिपाल, रणमल, रतिपाल। आंसर सीधा सा रणमल और रतिपाल। हमने इसको किशन रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? जब भी रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है 1301 में 11 जुलाई को, और रणथंभौर का किला वो किसको सौंपता है? आए थे 1299 में उलुग खान, नुसरत खान मारा गया। उलुग खान ने जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाली थी, और जब अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी खान को अपनी जिम्मेदारी सौंप, रणथंभौर की जिम्मेदारी किसको? उलुग खान या उलुग खान? जालोर के चौहान शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किसी स्थान के आक्रमण का सामना नहीं करना? हो सकता है बहुत से बच्चों, दिल्ली से किस राजा ने जालोर में आक्रमण, दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के जो राजा थे उन्होंने कभी जालोर के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन राजा के समय आक्रमण नहीं आया था। हम जालोर के इतिहास की बात करते 1182 के आसपास जालोर में चौहान वंश आया था। जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1182 82 बोलते हैं। किसने की? तो कानड़, किसने की? तो कीर्तिपाल ने की थी। जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल को एक उपाधि मिली थी, कीर्तिपाल की उपाधि थी कित्तू एक महान राजा। किसने दी थी कित्तू एक महान राजा की उपाधि? कीर्तिपाल की उपाधि कित्तू एक महान राजा किसने बोला? कानड़ देव कीर्तु एक महान राजा बोला था, इसको मुहनोत ने बोला। कीर्तिपाल को तो एक महान राजा किसने बोला? तो मुहनोत ने बोला। कौन था मुहनोत ने? मुहनोत ने जोधपुर के जसवंत सिंह राठौड़ के दरबारी कवि, जोधपुर के दरबारी कवि मुहनोत ने। 1182 में जालोर में कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की, और इसी कीर्तिपाल को कित्तू एक महान राजा बोलते हैं। और मुहनोत नैन सिंह ने इसी कीर्तिपाल को कित्तू एक महान राजा की उपाधि दी। मुहनोत नैन सिंह राजा के दरबार में रहते थे। मुहनोत नैन सिंह जोधपुर के जसवंत दरबारी कवि थे। मुहनोत नैन सिंह के दो ग्रंथ परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक ग्रंथ है मारवाड़ा परगनारी विगत, मारवाड़ा परगनारी विगत का ग्रंथ है नैन श्री ख्यात। दोनों ग्रंथ परीक्षा में पूछे जाते हैं। और फर्स्ट वाला जो ग्रंथ है मारवाड़ी परगनारी विगत, राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ कहते हैं। राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ कौन सा है? मारवाड़ी परगनारी विगत। इसी मुहनोत नैनसी को जयपुर के मुंशी देवी प्रसाद ने, मुहनोत नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने एक उपाधि दी थी, और क्या बोला? राजपुताने का अबुल फजल। कभी प्रश्न पूछे कि राजपुताने का अबुल फजल किसको बोला गया है? मुहनोत नैनसी को। राजपुताने का अबुल फजल कौन है? मुहनोत नैनसी। जालोर के चौहान शासकों की बात कर रहे हैं। मैंने बताई आपको एक बात, ऐसा प्रश्न आया कभी, जालोर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? 1181-82 के आसपास। किसने? कीर्तिपाल ने की थी। कीर्तिपाल की उपाधि भी आपने लिख दी। फिर कीर्तिपाल के बाद में बहुत महत्वपूर्ण अगर राजा पढ़ते हैं तो फिर हमको पढ़ते हैं सीधा सा आंसर कानड़ देव। जालोर का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कानड़ देव। कानड़ देव बैठता है तब आक्रमण आता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। 1305 में एक सेनापति भेजा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, उसका नाम था एन मुल्क मुल्तानी। एन उल मुल्क मुल्तानी। ये जब सेनापति आता है, कानड़ देव ने के साथ में कर ली और कहा कि मैं अपने पुत्र वीरमदेव को आपके दरबार में भेजता हूँ। वीरमदेव कानड़ देव का पुत्र ठीक है अलाउद्दीन के दरबार में जाता है। वीरमदेव, और फिर कहते हैं कि वीरमदेव बहुत ज़्यादा सुंदर था, फिरोजा उससे शादी करना चाहती है। वीरमदेव वहाँ से फरार हो जाता है, और वीरमदेव फरार फरार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। कानड़ देव को पुत्र वीरमदेव को पकड़ने के लिए और कानड़ देव को मारने के लिए सेनापति भेजता है जिसका नाम होता है कमालुद्दीन गुर्ग। वो कमालुद्दीन गुर्ग आता है, कमालुद्दीन गुर्ग जालोर आता है, लेकिन बीच 1308 में सिवाना के ऊपर आक्रमण करता है। सिवाना के ऊपर इसलिए आक्रमण करता है, जालोर दुर्ग की कुंजी होती सिवाना दुर्ग। सिवाना को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली बोलते हैं। जालोर को अगर हराना हो, सिवाना वालों को हराना है, सिवाना दुर्ग के ऊपर आक्रमण करके सीधा कमालुद्दीन का आगे आता है, सिवाना के राजा को हरा देते हैं। उस समय सातल देव नाम के राजा होते हैं, को हरा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम बदल के खैराबाद रखता है। फिर बाद में जालोर के ऊपर आक्रमण किया जाता है और जालोर का कानड़ देव लड़ता मारा जाता है, और कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव ने अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के सामने तलवार से आत्महत्या
प्रकार से आत्महत्या, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। फिरोजा को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो फिरोजा से करना चाहता था। वीरमदेव अपनी कुलदेवी के सामने आत्महत्या करता है। प्रश्न आएगा कि वीरमदेव ने जिस आत्महत्या की उसका नाम था आशापुरा माता। जालोर के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता, और जालोर में कौन से चौहान थे? सोनगरा चौहान। और आशापुरा माता का मेन मंदिर पड़ता है नाडोलपाली में। कहते हैं कि जब कमालुद्दीन को गया, अलाउद्दीन खिलजी को वीरमदेव जिंदा नहीं मिला, तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा भी वीरमदेव के साथ क्या करें, लेकिन फिरोज को बड़ा दुख हुआ और फिरोजा यमुना नदी में आत्महत्या कर लेती। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बुरा लगा जालोर के वीर के कारण उसकी, और अलाउद्दीन खिलजी अपनी याद में जालोर में एक मस्जिद आता है जिसका मस्जिद, तोप मस्जिद, अलाउद्दीन की मस्जिद, अलाई दरवाजा, या राजस्थान में अलाउद्दीन की पुरानी मस्जिद के जालोर वाली मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी जालोर का नाम बदल के जलालाबाद। जालोर का नाम बदल के अलाउद्दीन खिलजी क्या रखता है? जलालाबाद। जबकि जालोर का सबसे प्राचीन नाम था जाबालीपुर। ये बातें हमने कुछ जानकारी प्राप्त कर ली। प्रश्न आप फटाफट कर सकते हो, आपने पहले से तैयारी की होगी। इस राजा के समय दिल्ली से आक्रमण नहीं हुआ? कानड़ देव के समय हुआ, वीरमदेव के समय हुआ, और पढ़ते हैं तो उदय सिंह के समय भी हुआ। चाचिंग देव के समय कोई आक्रमण नहीं हुआ। अगला प्रश्न, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? हमने अभी भी पढ़ा, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। और कानड़ देव के बारे में ग्रंथ और आता है, कभी पूछे, कान्हड़ देव प्रबंध। कान्हड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखा किसने? व्यक्ति का नाम है पद्मनाभ। कान्हड़ देव प्रबंध ग्रंथ का लेखक कौन है? पद्मनाभ। अपने को पूछा है चौहान वंश का संस्थापक, कान्हड़ देव नहीं करना है, कीर्तिपाल। कान्हड़ देव तो जालोर का सबसे शक्तिशाली राजा था। कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, सांबर। आंसर होगा जालोर, सीधा सा आंसर। चलो, जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? यानी कि जब दिल्ली के राजा अलाउद्दीन खिलजी की गद्दी पर बैठा हुआ था, तब जालोर का राजा कौन था? सीधा सा आंसर, जालोर में किस ग्रंथ हुई थी? कान्हड़ देव चौहान से आपको आंसर आते होंगे। आपने जानकारी सटीक प्राप्त कर रखी है। आप विद्यार्थी सभी ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद किया था? ये प्रश्न में हमने देखा सिवाना, जोधपुर, रणथंभौर, चित्तौड़। आंसर क्या होगा? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो बालोतरा में आ रहा है, सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया इसने? खैराबाद। सिवाना का किला हल्देश्वर पहाड़ी पर है। सिवाना को क्या बोलते हैं? सिवाना को बोलते हैं मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, जालोर दुर्ग की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा? अब जालोर का नाम क्या रखा? ऐसा नहीं हो जाए कि हम बहुत उत्साहित हो और जालोर का नाम नहीं पढ़ के सिवाना का नाम खैराबाद याद आ जाए। सिवाना का रखा था खैराबाद, खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी तोड़ कर रखा था। मोमिनाबाद तो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं रखा था। जयपुर का नाम रखा गया मोमिनाबाद बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा। बहादुर शाह फर्स्ट तो मुज्जम नाम का राजा था, औरंगजेब का बेटा था मुज्जम। मुज्जम ने जयपुर का नाम मोमिनाबाद कर दिया और खुद का नाम बहादुर शाह फर्स्ट रखा था। औरंगजेब की बात नहीं, चलो, मुज्जम मुज्जम के बेटे का नाम, मुज्जम का नाम ही रखा था बहादुर शाह फर्स्ट, और मुज्जम ने अपना नाम भी बदला और जयपुर आमेर का नाम भी मोमिनाबाद किया था। लेकिन ये तीनों नाम अलाउद्दीन खिलजी के, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अलाउद्दीन ने रखा, सिवाना का नाम खैराबाद अलाउद्दीन ने रखा, और जालोर का नाम जलालाबाद भी अलाउद्दीन ने रखा। प्रश्न क्या आएगा? अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जालोर को जीत नाम क्या रखा? जैसे जालोर, जैसे जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में किस राजपूत अंत कर दिया था? सीधा सा प्रश्न है, जालोर में कौन सा वंश था? कुहिल, कुहिल मेवाड़ में, राठौड़ मारवाड़, बीकानेर, कछवा, कछवा आमेर जयपुर, सोनगरा चौहान थे। आंसर होगा सोनगरा चौहान। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए, मान लो ऑप्शन आ जाए 1 2 4 किया जाए, 1 4 किया जाए, 4 2 किया जाए, 1 4, ये ऑप्शन आइए। अब इसमें से हमको भरना है। पहले तो आप बता दो, रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी कब आया? 1301 में। जालोर के ऊपर कब आया? 1311 में अधिकार हुआ। चित्तौड़ में जब अपन पढ़ेंगे 1303 में। सिवाना में कब अधिकार हुआ अलाउद्दीन खिलजी का? 1308 में। क्रम देखा जाए सबसे 1301 एक नंबर वाला, 1303 नंबर वाला, फिर 1308 4 नंबर का,
और 1311 2 नंबर का। 1 3 4 2 कौन सा ऑप्शन जमेगा? 1 3 4 2 सर होगा सी। तो याद है तो पढ़ने में कठिनाई महसूस नहीं। और अच्छा प्रश्न है, रट के सही नहीं हो सकते ऐसे प्रश्न, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा, पहले से पढ़ा है वो व्यक्ति नहीं कर सकता। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? मुकुंद माधव सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह। आंसर है कोटा राज्य का संस्थापक पूछा है। कोटा में कोटिया भील था, हरा दिया गया था, माधव सिंह राजा बने थे। क्या प्रश्न? कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? किस शासक के नाम पर कोटा का नाम रखा गया? भील शासक कोटिया, जयपुर के शासक कोटमल, बूंदी के शासक कोटिया राज, कोटा राजा। इस राजा को हरा करके कोटा को प्राप्त किया था, कहते हैं कोटिया नामक जो भील था, या कोटिया भील को हरा करके कोटा को अपनाया गया। कौन सा राजा था? कोटिया भील। कोटिया भील को हरा करके क्या बनाया गया? कोटा बनाया गया। ये आपके फर्स्ट जो टॉपिक था, चौहानों का इतिहास, चौहान वंश का इतिहास पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, प्रश्न आते हैं। आपने पूरा टॉपिक पढ़ा होगा, उसके बाद प्रश्न की होगा। प्रश्न जैसे जीके में अगर देखेंगे तो 50 प्रश्न को पढ़ने के लिए प्रश्न पढ़ने पड़ते हैं। आपने जो भी तैयारी की उसका सही आकलन करें। आपको अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, एसएस अचीवर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पे हमारा चैनल मिल जाएगा, से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। और जो भी क्लास आ रही है, बहुत से बहुत जो भी प्रश्न आते हैं, आपको जो प्रकार के प्रश्न है, तरह तरह के प्रश्न आए, आप उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास के लिए तैयार रहना।